दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टॉप 10 डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज 11 अप्रैल है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध रोज के समसामयिक विषयों से होता है। इसके साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो जरूर करें ताकि आपको इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स की जो पीडीएफ फाइल है वो मिल सके। अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें हमारे इस चैनल को, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न पर, यानी कि जो कल के लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बहुत से लोगों ने दिया है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि सुर्खियों में रहा पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर है, तो इसका आंसर होगा गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी पर स्थित है पोलावरम सिंचाई परियोजना, जो अभी हाल ही में सुर्खियों में बना हुआ था, और इसको लेकर क्वेश्चन मैंने लास्ट आप लोगों से पूछा था। तो जिन लोगों ने गोदावरी आंसर दिया बिल्कुल सही है। इसी साथ ही जो पहला प्रश्न है आज का हमारा कि हाल ही में मधु क्रांति पोर्टल को किसने लॉन्च किया। मधु क्रांति पोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर द्वारा अभी मधु क्रांति पोर्टल और इसके साथ ही नाफेड के हनी कॉर्नर को लॉन्च किया गया है। मधु क्रांति पोर्टल ये मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के तहत नेशनल बी बोर्ड यानी कि राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की एक पहल है, और ये पोर्टल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और अन्य मधुमक्खी उत्पादों को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इसके साथ ही ये शहद की गुणवत्ता की जांच और मिलावट के स्रोतों को भी सुनिश्चित करेगा। इसके साथ ही देखा जाए तो राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन एक केंद्रीय योजना है जिसे वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र संवर्धन और उसके विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है। इसके साथ ही मिशन मीठी क्रांति के लक्ष्य को भी प्राप्त करना इस मिशन का उद्देश्य है। मिशन मीठी क्रांति का उद्देश्य क्या है? मीठी क्रांति का संबंध किससे है? मधुमक्खी पालन और शहद को बढ़ावा देने से है मीठी क्रांति का उद्देश्य। तो इसी के साथ चलते वीडियो के अगले और दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में दुनिया के तीसरे सबसे अधिक अरबपति हैं? तो ऑप्शन है भारत, चीन, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका या कनाडा। तो इसका आंसर होगा भारत। भारत में दुनिया के तीसरे सबसे अधिक अरबपति हैं, और अभी फोर्ब्स पत्रिका ने अपनी हाल ही में जो दुनिया में सबसे अधिक अरबपतियों की सूची जारी की है, और फोर्ब्स के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या के साथ भारत इस सूची में तीसरे स्थान पर है, और संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर आते हैं। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने चीनी व्यवसायी जैक मा से एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब वापस ले लिया है, यानी कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन हो गए हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो अध्यक्ष है मुकेश अंबानी। तो रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष भारतीय अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 140 हो गई है, और फोर्ब्स की दुनिया में अरबपतियों की 35वीं वार्षिक सूची में अमेजॉन के सीईओ और संस्थापक जेफ बेजोस अमेजॉन के सीईओ कौन है? जेफ बेजोस। वो लगातार जो है चौथे वर्ष शीर्ष पर रहे हैं। इसके अलावा स्पेस एक्स के संस्थापक एलोन मस्क को इस सूची में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसी के साथ ही वीडियो का अगला प्रश्न कि ओडिशा इतिहास पुस्तक किसने लॉन्च की है? ओडिशा इतिहास पुस्तक किसने लॉन्च की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी ओडिशा इतिहास के हिंदी संस्करण को लॉन्च किया है, और इस पुस्तक के जो लेखक थे वो कौन थे? डॉक्टर हरे कृष्ण महताब ओडिशा इतिहास के लेखक थे, और हिंदी संस्करण का अभी जो है विमोचन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ? नई दिल्ली से। तो डॉक्टर हरे कृष्ण महताब को उत्कल केसरी के नाम से भी जाना जाता है, उत्कल केसरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ओडिशा के केसरी के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। उत्कल दिवस जो है वो ओडिशा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि अभी पीछे गया था और हमने इसे अपने वीडियो में कवर भी किया था। तो ये पुस्तक अंग्रेजी और ओडिया भाषा दोनों में ही उपलब्ध है। पुस्तक का अनुवाद शंकर लाल पुरोहित ने किया है, और इसके जो लेखक हैं वो डॉक्टर हरे कृष्ण महताब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी रहे थे, और ये ओडिशा के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे थे, और ये अपने जेल में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल में रहने के दौरान ही इन्होंने ओडिशा इतिहास पुस्तक का लेखन भी
किया था। तो इसी के साथ अगला प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न इस वीडियो का कि भारत में ने किस देश को तीव्र गश्ती नौका सौंपी है? मलेशिया, सेशेल्स, सिंगापुर, मेडागास्कर। तो इसका आंसर होगा सेशेल्स। सेशेल को अभी हाल ही में भारत ने तीव्र गश्ती नौका सौंपी है। तो सेशेल के नए राष्ट्रपति वेवेल राम कलावन कौन है? सेशेल्स के नए राष्ट्रपति वेवेल राम कलावन के साथ वर्चुअल मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स कोस्ट गार्ड को तीव्र गश्ती नौका गिफ्ट की है और फास्ट पेट्रोल वेसल का नाम PS जेरोस्टार है और ये है भारत द्वारा सेशेल्स को दिया जाने वाला चौथा जहाज़ है। या इससे पहले अगर देखा जाए तो PS टोपाज 2005 में, PS कॉन्स्टेंट 2014 में, पेट्रोल बोट हरमेस 2016 में सेशेल्स को भेंट किया जा चुका है। तो इसी के साथ अगला प्रश्न की सुर्खियों में रहा स्वामित्व योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखता है कौन सा? स्वामित्व योजना। तो हाल ही में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ने बताया कि आगामी 24 अप्रैल 2021 को, कब? 2021 को 24 अप्रैल 2000, हम जानते हैं कि 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष हम जो आयोजन होता है किसका होता है? 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 में 1993 में भारत में पंचायती राज संशोधन अधिनियम को लागू किया गया था। यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन लाया गया था। 1992 में संशोधन किया गया था। 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में लाया गया था, जिसको लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 में। इसके बाद से भारत के हर एक क्षेत्र में या भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश के सभी गांवों में स्वामित्व योजना के विस्तार का शुभारंभ करेंगे। हालांकि इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2020-21 के वित्तीय वर्ष में शुरू किया गया था और 9 राज्यों में इसको लागू किया गया था। और जब इसे लागू किया गया था 9 राज्यों में, तो भी मैंने इसको करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था आप लोगों के साथ पीछे। अगर रेगुलर देख रहे हैं वीडियोस तो आप लोगों को ध्यान होगा। तो इसमें 9 राज्य थे जिसमें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे चलाया गया था स्वामित्व योजना को, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में ये योजनाएं लागू की गई थी। इसके अलावा स्वामित्व योजना क्या है? तो स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना को शुरू किया था और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देने के लिए संपत्ति कार्ड का वितरण किया जाना था। तो स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय, राज्यों के पंचायती राज विभाग और राज्य राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से चलाई जा रही ये योजना है। इस योजना से देश के गांव के लोगों में रह रहे जो आवासीय जमीन का मालिकाना हक है वो ग्रामीणों को दिया जाएगा। यानी कि जो गांव में रह रहे जो लोग हैं उनका जो आवासीय जमीन, आवासीय भूमि है उसका मालिकाना हक उन्हें दिया जाएगा। इसके अलावा किसानों समेत गांव वालों को उनकी ज़मीन का हक दिलाने के लिए कई तकनीकों का इस्तेमाल भी किया जाएगा। जैसे गाँव में ज़मीनों की पैमाइश के लिए ड्रोन की मदद ली जाएगी और इस योजना का मकसद संपत्ति का रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी राइट्स बनाना है और उसका मालिकाना हक तय करना है। इसके साथ ही देश के सभी गांवों में ड्रोन की मदद से हर संपत्ति की मैपिंग भी की जाएगी। तो स्वामित्व योजना का संबंध ग्रामीण क्षेत्र से है और इसको अभी पूरे देश में लागू कब किया जाएगा? 24 अप्रैल को किया जाएगा 2021 में। और 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और पंचायती राज दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया था और 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और जिसके बाद अनुसूची 11 का निर्माण किया गया। तो संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था है। और इसके साथ ही भाग 9 में, संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया, जो कि संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 तक पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो इसी के साथ ही चलते दोस्तों वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि CRPF शौर्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल। तो इसका आंसर क्या होगा? 9 अप्रैल। 9 अप्रैल को प्रतिवर्ष CRPF शौर्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो हर साल 9 अप्रैल को पूरे भारत में CRPF शौर्य दिवस के रूप में
मनाया जाता है। तो 9 अप्रैल 1965 को सीआरपीएफ की एक छोटी टुकड़ी ने पाकिस्तान के खिलाफ कच्छ के रण में 34 पाकिस्तानी सैनिकों का सफाया किया था, और ये पहली बार था कि जब एक पूर्ण रूप से पैदल सेना की टुकड़ी ने पाकिस्तान की सेना के विरुद्ध सफल लड़ाई लड़ी थी। और इस लड़ाई के दौरान सीआरपीएफ के 6 जवानों ने अपनी जान भी गंवा दी थी। तो इन बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए शौर्य दिवस को हर साल चिन्हित किया जाता रहा है। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इसका गठन जो किया गया था, कब किया गया था? 27 जुलाई 1939 में किया गया, 27 जुलाई 1939 में किया गया था। 1965 तक अगर देखा जाए तो 1965 तक 1965 तक देखा जाए तो जो हमारी सीमाएं हैं उसके संरक्षण के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को ही स्थित किया गया था, उनको ही जिम्मेदारी दी गई थी। उसके बाद बीएसएफ का निर्माण किया गया, जिसके बाद बाउंड्री सिक्योरिटी फोर्स आती है। बाउंड्री सिक्योरिटी फोर्स का निर्माण 1965 के बाद किया गया। 1965 तक जो सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी या सीमाओं पर जो तैनात होते थे वो सीआरपीएफ के जवान होते थे। सीआरपीएफ की स्थापना कब की गई थी? 27 जुलाई 1939 में की गई थी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का आदर्श वाक्य है सेवा और वफादारी। और सीआरपीएफ के मुख्य अभी यहाँ पे महानिदेशक कौन है? कुलदीप सिंह। तो इनकी जो नियुक्ति हुई थी अभी हाल ही में हुई थी, तो इसके लिए भी आपको पिछले करंट अफेयर्स की वीडियोज़ में डिस्कस किया जा चुका है। तो इसके साथ ही अगला प्रश्न है कि किस संगठन ने मिसाइल सिस्टम के उत्पादों में निजी क्षेत्र के कंपनियों की भागीदारी बनाने की अनुमति दी है? डीआरडीओ, इसरो, आरबीआई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डीआरडीओ। डीआरडीओ ने अभी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने निजी क्षेत्र की कंपनियों को मिसाइल प्रणालियों के विकास और उत्पाद में इसके साथ काम करने की अनुमति दी है। और यह घोषणा विकास व उत्पाद भागीदार कार्यक्रम के तहत की गई है। यानी कि एक कार्यक्रम है, कौन सा? विकास एवं उत्पाद भागीदार कार्यक्रम। उसके तहत ये किया गया है कि निजी कंपनियों को भी मौका दिया जाए और शामिल किया जाए किसके लिए? मिसाइल प्रणालियों को विकसित करने के लिए। तो इस कार्यक्रम के तहत वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को शामिल किया जाएगा। यानी कि मुख्य रूप से पहले जो है किस पर काम किया जाएगा? वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल पर काम किया जाएगा। तो इसके साथ ही अगला प्रश्न कि संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए किस देश में आईएनएस सर्वेक्षण तैनात किया गया है? आईएनएस सर्वेक्षण इंडियन नेवी शिप सर्वेक्षण को कहा किस देश में तैनात किया गया है? किसके लिए? संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए। तो सेशल्स, मॉरिशस, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मॉरिशस। अभी हाल ही में आईएनएस सर्वेक्षण एक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज है जो कि मॉरिशस में संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए तैनात किया गया है। तो इस जहाज ने पोर्ट लुइस मॉरिशस का दौरा किया और पोर्ट लुई से दूर गहरे समुद्र क्षेत्र का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण भी इसने शुरू किया है। तो यानी कि हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण का मतलब कि जो समुद्र की गहराइयां हैं, समुद्र की आंतरिक सतह है, उनके बारे में जानकारी एकत्र करना या इकट्ठा करना इसके अंतर्गत शामिल है। तो इस सर्वेक्षण में उन्नत हाइड्रोग्राफिक उपकरणों और प्रथाओं पर मॉरिशस के कर्मियों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो आईएनएस सर्वेक्षण को कहाँ, किस देश में जारी किया गया है या नियुक्त किया गया है? मॉरिशस में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है कि किस संस्था ने ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस पर ड्राफ्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो ऑप्शन है IRDAI, आरबीआई, सेबी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सीधा सा है, अगर इंश्योरेंस की बात हो रही है तो यहाँ पर IRDAI आएगा। यानी कि इंश्योरेंस जो कंपनियां हैं या इंश्योरेंस सेक्टर है उसको रेगुलेट करने के लिए उसकी जो नियामक संस्था है वो कौन सी है? IRDAI है। आरबीआई बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए है। सेबी जो है वो आपके शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए है। इसी तरीके से IRDAI, सेबी, आरबीआई ये प्रमुख नियामक संस्थाएं हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये किसको रेगुलेट करने के लिए है? ये टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए है। तो इसी के साथ देखा जाए तो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने अभी हाल ही में ट्रेड क्रेडिट बीमा पर मसौदा दिशा निर्देश जारी किया और इसमें सामान्य बीमा कंपनियों को व्यापार क्रेडिट बीमा ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस कवर देने की सुविधा के लिए एक नियामक ढांचे का भी प्रस्ताव रखा है। तो व्यापार क्रेडिट बीमा भागीदारों द्वारा
वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान न करने के जोखिम के खिलाफ व्यवसायों की रक्षा भी करता है। तो इस पे हम देखा जाए तो जो ये संगठन है, इससे बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि IRDAI किस सेक्टर को या बीमा सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है, सेबी किस सेक्टर को रेगुलेट करता है, बैंकिंग सेक्टर को, सेबी किसको रेगुलेट करता है, शेयर मार्केट को, ट्राई किसको करता है, टेलीकॉम सेक्टर को। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पुटअप्स लगातार होते रहते हैं, तो रेगुलर बने रहें, अंत तक देखें। तो अगला क्वेश्चन है कि कॉपीराइट संशोधन नियम 2021 कि जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है। तो ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कॉपीराइट संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया है। इसने एक कॉपीराइट पत्रिका के प्रकाशन के संबंध में एक नया प्रावधान भी जोड़ा है, जिससे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की आवश्यकता समाप्त हो गई है और भारत में कॉपीराइट अधिनियम 1957 और कॉपीराइट नियम 2003 द्वारा इसे शासित किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते वीडियो के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न पर कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का आर्क क्लोजर किस नदी पर पूरा हुआ। आर्क क्लोजर किस नदी पर पूरा हुआ। तो ऑप्शन है झेलम, सतलुज, चेनाब, सिंधु। तो इस वीडियो आप लोग अच्छी लाइक जरूर करें और जिन लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप जुड़ सके लक्ष्य के साथ और बढ़ सके अपने लक्ष्य की ओर। धन्यवाद।